हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मिंटर स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज की ये वीडियो लगातार पूछी जा रही है कन्फ्यूजन को लेकर के। जैसा कि टाइटल आपने देख लिया, एक क्या है कई, हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये कट ऑफ, सेफ मार्क, DSSB का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, इसके बारे में चर्चा करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो काम कर दिया है वो काम हो चुका है, जो नंबर आपके आने हैं वही नंबर आने हैं। ना ही नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को आप चैलेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई काम आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास इस समय केवल ये और यही काम है कि आप जो अपकमिंग आपके एग्जामिनेशंस हैं उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन इसी बीच कुछ एक क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली आप सबकी तरफ से पूछा जा रहा है और एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, जिसमें बार बार एक बात आ रही है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके हुआ था DSSB का, उनके नंबर बढ़ेंगे और बाद में जिन शिफ्टों का एग्जाम हुआ है उनके नंबर कम होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं वो ये कंफर्म करना चाह रहे, उनको थोड़ा सा पहली बार था तो पेपर थोड़ा डिफिकल्टी भी लगा, दिक्कत भी थी उनको। उनका ये मानना है कि उनके नंबर बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 2 नंबर बढ़ेंगे, 4 नंबर बढ़ेंगे, 5, 10, इस नंबर की कंफर्मेशन के लिए वो बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनका बाद की शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनको अब ये टेंशन हो रही है कि अब हमारे नंबर कट ना जाए। तो यहाँ पर किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर कटेंगे, आज अभी आगे आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। और मुझे 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आज के बाद आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसके नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे। वो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई बड़ा फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। हालांकि आप नॉर्मलाइजेशन की एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप फॉर्मूला को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप फर्ज कीजिए कि यहाँ पर 2 एग्जाम लेते हैं DSSB का, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए 42-21 सेम पैटर्न जो है 47-21 पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा इसलिए। DSSB का एक एग्जाम हुआ 7 मार्च 2022 को और एक एग्जाम हुआ 30 मार्च 2022 को। अब 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ, ठीक है, और 30 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ। तो ये तो सबसे पहला है और सबसे आखिरी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम टेक्निकली देखें, जो आमतौर पर जो बात चल रही है उसमें इसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और थर्ड शिफ्ट जिसका सबसे लास्ट में एग्जाम था इसके सबसे ज़्यादा नंबर कटने चाहिए। यही बात चल रही है आमतौर पर, यही नॉर्मल सेंटिमेंट आपने बना रखा है, यही तो है और यही चीज़ चल भी रही है। अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जनरल स्टेटमेंट में ये माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई बच्चा जब पेपर देखता है तो कंपैरेटिवली उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि पहली बार एक्सपोजर मिलता है, और उसके बाद जितने शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, रिव्यू में मिल जाता है, तो उनके लिए एक पैटर्न जाना पहचाना सा हो जाता है, तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अभी जो DSSB के पेपर चल रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले शिफ्ट वाले को जो बताया गया होगा उससे आगे को फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारा का सारा पैटर्न पिछले पैटर्न से ही मैच करता आ रहा है, खासकर फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड पार्ट के बारे में भी सब कुछ जेन्युइन ही था, पढ़ने वाले कैंडिडेट ने पूरी पढ़ाई करी है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर क्या सच में फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, क्या सच में थर्ड शिफ्ट के नंबर कटेंगे? अगर कटेंगे बढ़ेंगे तो उसका क्या बेस है, किस तरीके से ये काम हो रहा है और लोग क्या सोच करके ये बोल रहे हैं, आइए उसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ छोटे से एग्जांपल से। आप ध्यान से समझना। मान लो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर हुआ था यानी कि 7 मार्च को, इस शिफ्ट में मान लीजिए 10,000 बच्चों का एग्जाम था, ठीक है, 10,000 कैंडिडेट ने यहां पर एग्जाम लिखा। और वही दूसरी तरफ जब 30 मार्च का थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम था, इसमें भी मान लीजिए 10,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। अब जनरल स्टेटमेंट क्या है कि यहां पर जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ होगा इसको हम क्या मान रहे हैं कि ये पेपर हार्ड होगा, क्योंकि पहली बार था तो इसको हम हार्ड मान रहे हैं, ठीक है। और इसको हम मान रहे हैं कि ये वाला पेपर तो सबसे ईजी रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट बेस तो ये है कि पहला पेपर डिफिकल्ट होगा क्योंकि कम लोग जानते हैं, आखिरी एग्जाम सबसे ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं। ये तो है फर्स्ट बेस, इस चीज़ को डिसाइड करने का कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर आसान है। अगर आप इसको हार्ड मानते हैं तो 100% इन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ेंगे। अगर आप इसको ईजी मानते हैं तो सच में इनके नंबर कम होंगे या स्टैग्नेंट रहेंगे।
ठीक है, कुल मिला के ये बात हो गई। एक दूसरा बेस भी है हार्ड और डिफिकल्ट को करने का। सेकंड बेस क्या है, हम में से कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम का पेपर भी देखते हैं और साथियों के एग्जाम का पेपर भी देखते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट है, हम सभी बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो लगभग हमारे पास सारा कंटेंट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम पेपर को भी देखते हैं और साथियों के पेपर को भी देखते हैं। तो अपने पेपर से हम साथियों के पेपर को कंपेयर करते हैं और हमको कुछ पेपर कंपैरेटिवली देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये वाला जो फलाना पेपर है ये मेरे पेपर से बहुत ज़्यादा आसान है, या फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका पेपर जो है अगर सारे पेपर का क्रम सेट किया जाए तो वो 5वें नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पर आता है, या फिर सबसे आसान है या फिर सबसे मुश्किल है। वो इस तरीके से अपने आप को कैटेगराइज करता है। यानी कि आप क्या करते हैं, सारे पेपर में से रैंडमली मान लीजिए किसी पेपर को मान लीजिए कि 14 मार्च को जो पेपर हुआ, 16 मार्च को जो पेपर हुआ, 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट का पेपर आपने हार्ड बता दिया, और जो 27 मार्च को जो पेपर हुआ, 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ आपने उसको इजी बता दिया। पेपर के क्वेश्चन देखे उसके हिसाब से आप उसको आसान या मुश्किल बता रहे हैं। आपने जो कहा, अगर DSSB ने भी उसको ये मान लिया तो सच में 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके नंबर बढ़ेंगे, और 27 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके नंबर स्टैग्नेंट रहेंगे या कम होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। कुल मिलाकर के आप ये समझिए, जो हार्ड होगा उसके नंबर जो होंगे बढ़ेंगे, और जिनका कंपैरेटिवली पेपर आसान था वहां पर स्टैग्नेंसी होगी या कम होगा। ये तो हो गई दो बातें। यही चीज मार्केट में चल रही है, यही चीज आप सबके मन में है, लेकिन इन सबको करने का एक तीसरा आधार भी है जो कि वास्तविक है। ये जो चीज आप कर रहे हैं ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि हार्ड और इजी का फैसला इससे लिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है हार्ड और इजी का फैसला इस तरीके से लिया जाता है तो बिल्कुल गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका की राजधानी क्या है, अगर आपको पता है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को ये सवाल का जवाब नहीं पता है तो उसके लिए यही बहुत मुश्किल है। यानी कि कोई चीज़ मुश्किल होगी या आसान होगा, ये आपसे या मुझसे डिसाइड नहीं होगा, ये कलेक्टिवली डिसाइड होगा। और कलेक्टिवली डिसाइड करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है नॉर्मलाइजेशन का। अभी मैं बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करने वाला। आसान तरीके से समझो कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कोई एक्स टेस्ट है, दो तरीके से लूंगा कि पहला तो 7 मार्च वाला ही ले लेते हैं। 7 मार्च को 10,000 बच्चों ने पेपर दिया, और 30 मार्च को भी ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसको भी 10,000 बच्चों ने दिया। अब हर एक बच्चा करेगा तो हो सकता है कि किसी के 80 नंबर आ रहे हों, किसी के 100 नंबर आ रहे हों, किसी के 150 नंबर आ रहे हों। रॉ मार्क्स यानी कि ओरिजिनल उसके कितने नंबर आ रहे हैं पेपर में, हर 10,000 बच्चे के तो नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपकी क्लास में, आप चौथी क्लास में पढ़ाते हैं, चौथी क्लास के पहले बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 100 में से 50 नंबर आए, तीसरे बच्चे के 100 में से मान लीजिए 90 नंबर आए। तो आप एक एवरेज नंबर निकालेंगे ना, कि आपकी क्लास में मान लीजिए 3 ही बच्चे हैं, तो आप निकालेंगे ना कि एवरेज नंबर क्या है। तो आप क्या करेंगे, 80 प्लस 50 और प्लस 90, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 8 5 13, 13 और 90 हो गए यहाँ पर 22, मान लीजिए 80 थे यहाँ पर, तो 210 3 यानी कि आपके हो गए 70। यानी कि आपकी एवरेज मार्किंग कितनी हो गई यहाँ पर, 70। यानी कि इस क्लास के हर एक बच्चे ने एवरेज औसतन 70 नंबर लिए। करेक्ट। तो ये तो 3 बच्चों का केस था। ठीक उसी तरीके से अगर वही उसी क्लास में 100 बच्चे हों तो 100 बच्चों का भी एवरेज निकल सकता है। यहां पर फर्स्ट शिफ्ट में 10,000 बच्चों ने पेपर दिया तो 10,000 बच्चों का भी एवरेज तो निकल ही सकता है ना। तो यहां पर हम निकालते हैं इसकी एवरेज मार्किंग। एवरेज मार्किंग का मतलब है कि जितने भी इन 10,000 बच्चों ने जो पेपर दिया है उन्होंने ओरिजिनली कितने नंबर उस पेपर में लिए हैं। किसी के 100 आए होंगे, किसी के 120 आए होंगे, किसी के 140 आए होंगे, किसी के 160 भी आए होंगे, किसी के 115 आए होंगे, किसी के 50 भी आए होंगे इनमें से। तो ऐसे ही सभी के नंबर जोड़ लिए जाएंगे, 10,000 बच्चों के नंबर को हम जोड़ देंगे। यानी कि सम ऑफ 10,000 स्टूडेंट नंबर, यानी कि 10,000 बच्चों के नंबर को जोड़ दिया और टोटल उसको 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, एवरेज मार्क आएगा कि नहीं आएगा, इस शिफ्ट का आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से 30 मार्च को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें भी हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल कैंडिडेट ऑब्टेन्ड मार्क्स, बच्चों ने जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है उसको जोड़ देंगे और उसको 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसकी भी एवरेज मार्किंग आएगी।
अब एक सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए। अभी आपने नॉर्मली ये मान रखा है कि फर्स्ट शिफ्ट पहला पेपर था तो ये कंपैरेटिवली हार्ड होगा, ठीक है, ये आपने माना हुआ है, और हमने ये मान लिया कि ये सबसे आखिरी में है तो ये इजी होगा, ठीक है, हमने ये मान लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन पे आते हैं। मान लीजिए कि किस्मत, क्योंकि हर एक चीज़ एकदम से फेयर तो हो नहीं सकता, सब कुछ रैंडम है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम में मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये वाला पेपर हार्ड था, और मैं ये मानता हूँ कि ये वाला पेपर मुश्किल था, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ कि पहला पेपर वाकई में मुश्किल था, और मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि थर्ड शिफ्ट 30 मार्च को वो वाकई में आसान था। ये मेरा मानना है, वही चीज़ मान के चलिए कि जो अगर आपको अमेरिका की राजधानी पता है तो आपके लिए वो आसान है, नहीं पता है तो मुश्किल है। मेरे को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत लगी तो इसलिए मुझे मुश्किल लगा, मैंने हार्ड मान लिया। ये मेरे को करने में आसान मान लिया, और ये करने में मेरे को दिक्कत हुई इसलिए मैंने इसको मुश्किल मान लिया। लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में इन 10,000 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, मतलब जिनको जो रोल नंबर मिला, हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर टोटल जितना भी क्राउड था उसमें से सारे क्रीम बच्चे या अधिकतर क्रीम बच्चों का जो है इसी में फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम पड़ गया। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अधिकतर क्रीम बच्चों का यहां पर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो गया। पेपर डिफिकल्ट था, ओरिजिनली पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पर सारे क्रीम बच्चे थे, इसके कारण सबके जो नंबर जोड़े गए ना, सबने जितने नंबर लिए, फिर उसको 10,000 से जब हमने डिवाइड किया तो एवरेज नंबर आ गए मेरे 125। 125 का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा जिसने इस एग्जाम को लिखा है औसतन 125 लेकर के आ रहा है। जैसे मैंने इसको निकाला, एवरेज निकालना तो आप जानते ही हैं, तो औसतन 125 नंबर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये पेपर कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई संभावना बन जाए कि इस शिफ्ट में कंपैरेटिवली कमजोर बच्चे या फिर जो एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे, उन सभी का इस शिफ्ट में एग्जाम पड़ जाए। ऐसा कंप्लीटली नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हो सकता है कि इसके अंदर जो सीरियस बच्चे हैं, जो सच में स्कोर करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों की संख्या इसमें कम हो, ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे जिनकी प्रिपरेशन कम है, हो सकता है कि उनकी संख्या इनमें ज्यादा हो। अब इस कारण होगा क्या कि यहां पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसकी एवरेज मार्किंग आ गई, मान लीजिए 110। एवरेज मार्किंग कितनी आ गई? 110। पेपर था ये आसान और ये पेपर था मुश्किल, लेकिन इस मुश्किल पेपर में क्रीम बच्चे बैठ गए, और मुझे तो क्रीम की डिसीजन D++ भी थोड़ी लेती है कि ये बंदा क्रीम है, ये तो किस्मत की बात है। और ऐसी संभावना हो सकती है, जब 26 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है एकदम इक्वली तो बच्चे डिवाइड होंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए पहले शिफ्ट में सारे क्रीम चले गए और इसके अंदर नॉर्मल बच्चों की संख्या कंपैरेटिवली कम है इसके मुकाबले, ठीक है, यहां पर नॉर्मल बच्चों की संख्या ज्यादा और क्रीम बच्चों की संख्या कम है। अब होगा क्या कि यहां पर एवरेज मार्किंग 125 है और यहां पर एवरेज मार्किंग 110 है। तो D++ का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो पता है क्या मानेगा? वो ये मानेगा कि इस पेपर में बच्चों के एवरेज मार्क 110 आए तो उसके अंदर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये पेपर मुश्किल होगा, तभी बच्चों के कम नंबर आए हैं। इसका मतलब D++ क्या करेगी? इसको हार्ड मान लेगी, और यहां पर एवरेज कैंडिडेट के ज्यादा नंबर आए हैं इसलिए वो उसको इजी मान लेगी, ठीक है। तो D++ की नजर में ये इजी हो जाएगा और D++ की नजर में ये जो है मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल होगा, ये आसान होगा, लेकिन आप क्या समझ के बैठे कि ये मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और ये आसान है क्योंकि ये लास्ट शिफ्ट में पेपर है। ये इस चीज़ का आधार नहीं होगा कि किसके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। बढ़ना या घटना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे? एवरेज मार्किंग पे। अब आपको नहीं पता कि इन, जैसे मान लीजिए 26 शिफ्ट में तो 13 शिफ्ट अगर मान लें तो 13 शिफ्ट में से किस एक शिफ्ट में क्रीम बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वहाँ पे एवरेज मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, और एवरेज मार्किंग अगर उनकी ज़्यादा आ गई तो उनको आसान मान लिया जाएगा। तो वहाँ पर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा ना उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। वही दूसरी तरफ जहाँ मान लीजिए किसी इंटेलिजेंट बच्चे का ऐसे ग्रुप में, ऐसे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया जिसमें नॉर्मली एवरेज या उससे लोअर बच्चे बैठे हुए, तो उसको वो अपना नॉर्मल पेपर भी करके आएगा ना तो उसको भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? अब किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे आप ये समझो। D++ के हिसाब से सारे पेपर सेम है, D++ के हिसाब से सारे पेपर सेम बनाए, लेकिन बच्चों ने जो दिया उसके हिसाब से D++ अब ये मान रही है कि ये हार्ड है और ये मान रही है कि मुश्किल, ये वाला हार्ड है और ये वाला आसान है, वो ये मान के चल रही है। तो अब वो क्या करेगी? ये दोनों के पेपर के लेवल को मिला देगी,
कैसे मिलाएगी? यहाँ पर जो एवरेज मार्किंग 125 है और यहाँ पे जो एवरेज मार्किंग 110 है, वो कर देगी कि इसको, इस 110 को 125 बनाना है। वो ये करेगी कि 125 बराबर है किसके? 110 के। ठीक है, अगर 125 110 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर अगर किसी एक बच्चे के 125 नंबर है और यहाँ पर किसी एक बच्चे के 110 नंबर है, तो अब उसके रिजल्ट में पता है क्या शो होगा? इसके रिजल्ट में इसको तो 125 ही शो होगा, लेकिन इसके रिजल्ट में 110 प्लस 15 नंबर जोड़ के इसको 125 शो होगा, क्योंकि 110 125 दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों का लेवल उसको बराबर करना है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन में इसको बेनिफिट हो जाएगा, जबकि ये सबसे लास्ट एग्जाम हुआ था, वो भी 15 नंबर का। दूसरी तरफ इसको नुकसान हो जाएगा, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया फिर भी उसको दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना कि ये पेपर मुश्किल है, ये पेपर आसान है, इसमें मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आए, इसमें आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का आधार नहीं होगा कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर कटेंगे। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया ये रियल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा के होगा यही काम। यहाँ तक जो मैंने आपको बात बताई कि इसको एवरेज को बराबर कर देंगे और ऐसे ऐसे नंबर बढ़ाएंगे, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया। तो पहला नंबर, आप जिस पेपर को मुश्किल मान रहे हैं वो DSSB की नज़र में मुश्किल नहीं है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसमें जिन कैंडिडेट्स बैठे हैं उनके हिसाब से एवरेज मार्किंग क्या आई है। उस एवरेज मार्क के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा शिफ्ट मुश्किल है, कौन सा शिफ्ट आसान है। अब जैसे 13 शिफ्ट में पेपर हुए, तो 1 से लेकर के 13 शिफ्ट, यानी कि पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 शिफ्ट में पेपर हो गया। पहले शिफ्ट की एवरेज मार्किंग आ रही है 110, दूसरे की आ रही है 105, तीसरे शिफ्ट की आ रही है 130, चौथे शिफ्ट की आ रही है 112, पांचवें शिफ्ट की आ रही है 90, छठे शिफ्ट की आ रही है 130, सातवें शिफ्ट की आ रही है 128, आठवें शिफ्ट की आ रही है 131, नौवें शिफ्ट की आ रही है 115, इसकी आ रही है 114, इसकी आ रही है 109, इसका आ रहा है मान लीजिए 95 और इसका आ रहा है मान लो 100। ये एवरेज मार्किंग आ गए, 13 शिफ्ट के आ गए। तो अब कंपैरेटिवली, मुझको नहीं पता किस पेपर में क्या था, लेकिन DSSB इस 90 नंबर वाले को हार्ड मानेगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा नंबर क्या है? 130 नंबर सबसे ज्यादा है, इसको वो इजी मानेगी। तो 90 नंबर यानी कि जो पांचवा शिफ्ट वाला जिसने भी पेपर दिया होगा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहां पर बेनिफिट मिलेगा, और वही छठे शिफ्ट में किसी ने 130 का भी, इसको 130 भी किया है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इनको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इन ये सोचेंगे कि हमने कमाल कर दिया। इनके वो गाना था ना, आजकल पाँव जमीन पर रहते नहीं मेरे, तो इनके साथ वही होगा और इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये है रियल नॉर्मलाइजेशन और ये है रियलिटी। अब उसके ऊपर आपको कितने भी अगर हवाई महल बनाने हो, हवाई किले बनाने हो, वो हम सबके ऊपर डिपेंड करता है, सब आज़ाद है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है वो ये है, ठीक है। बेसिक लेवल पे मैंने आपको समझा दिया है, इसके ऊपर जाने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इन चक्करों में आप परेशान ना हो, कौन सा आसान होगा, कौन सा मुश्किल होगा, किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है पूरे 10 लाख या ये 1-1.25 लाख बच्चों पर, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कैसे होगा। तो इसके बारे में जितना सोचेंगे आप उतना ही कंफ्यूजन में रहेंगे। सो इट इज़ बेटर टू लीव एवरीथिंग ऑन ऑलमाइटी। आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो को समझ करके कुछ अगर दिमाग के ढक्कन खुले या फिर आपको लगा कि हाँ कुछ बढ़िया समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को पहुंचा देना जो कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर के कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, विल सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।